गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, चाहे नागर एकेडमी हो, अनुराग मूंद जी हों, नीतीश कुमार हों और रूपम कुमारी जी हों, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं जनसत्ता के संपादकीय के बारे में। यदि किसी भाई को, किसी भी बहन को अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और टेलीग्राम पे जीएस स्टडी 94 के नाम से है। यदि आपके पास किसी प्रकार लेखन शैली आप अगर विकसित करना चाहते हैं और उस लेखन शैली को आप हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से आप हमारे ज़रिए तक पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सवाल न उठाने का नतीजा। ऐसे लिखा वक्त, मतलब एक वक्त की नब्ज़ इनका कह सकते हैं खुद का एक विषय के अंतर्गत आता है और इसे लिखा है तवलीन सिंह जी ने। ठीक है, तो आज देखेंगे किस प्रकार के सवाल हैं और उनके नतीजे क्या क्या हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने वर्तमान प्रधानमंत्री को नसीहत दी। पिछले सप्ताह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को समझाया कि जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसका दायित्व है नाप तोल कर कुछ कहना, क्योंकि दुनिया उसके हर शब्द को अहमियत देती है। तो एक ऐसे शख्स कह रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 10 साल तक इस देश की बागडोर पर काबिज थे, इस देश को चलाया। पर दोस्तों पूरी दुनिया जानती है उन्होंने इन 10 सालों में कितना जनसंवाद किए हैं यहाँ के देश की जनता के साथ और कितना उन्होंने बोला है। मतलब पहली बार हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और उस दौरान जब प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह जी, तो मुझे नहीं लगता कोई सुना होगा, कुछ बिरले लोग ही रहे होंगे जो उन्हें सुनते थे। ठीक है, और डॉक्टर साहब का इशारा था मोदी के उस वक्तव्य की तरफ जिसका खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय को अगले दिन करना पड़ा था। मोदी ने कहा था कि भारत की सरजमीन पर न कोई घुस आया है, न कोई घुसा हुआ है और न ही हमारी किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा हुआ है। उनके कार्यालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि मोदी गलवान घाटी की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद चीन ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का खूब लाभ उठाया और तोड़ मरोड़ कर इसको अपने हक में चीन के सरकारी अखबारों में छापा। सो डॉक्टर साहब की नसीहत गलत नहीं थी, लेकिन देते हुए क्या उनको शर्म अल शेख ज़रा भी नहीं याद आया? कैसे नहीं याद रहा उनको कि उन्होंने भी बिना सोचे समझे एक ऐसी बात कह दी थी जिससे फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को, नुकसान हुआ भारत को। आपको बता दें ये वही एक शख्स हैं, हमारे देश के थे कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने कहा था यहाँ के संसाधनों पे सबसे पहला जो हक है वो अल्पसंख्यकों को है और स्पेशली अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम हैं यहाँ के संसाधनों पर। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ बात हो रही है इम्पीचमेंट की। ठीक है, इम्पीचमेंट का मतलब होता है, इंग्लिश तो ये है, हिंदी में होता है उसका मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से पक्षपात करना। ठीक है, मतलब किसी एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों को वो चीज़ें दे देना, जिसे आप तुष्टीकरण भी कहते हैं हिंदी में। मिस्र के इस शहर में 26/11 वाले हमले के बाद पहली बार मिल रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से। तब तक दुनिया जान गई थी कि इस हमले की सारी साजिश पाकिस्तान में हुई थी। सो उस भेंट में एक ही मुद्दा होना चाहिए था और वह पाकिस्तानी सरकार का लश्कर-ए-तैयबा जैसे जिहादी संस्थाओं को समर्थन। मगर जब 26/11 की बात शुरू हुई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में चतुराई से कहा कि बलूचिस्तान में भारत द्वारा अराजकता फैलाने की बात होनी चाहिए। डॉक्टर साहब को फ़ौरन कहना चाहिए था बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा ना कहकर वे राज़ी हो गए बलूचिस्तान पर बात करने के लिए, जैसे कि स्वीकार कर रहे हो कि भारत भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। क्या उस समय उन्होंने सोच समझकर अपनी बात रखी थी? दोस्तों देख सकते हैं कि जिन पदों पर इन्हें रखा गया था, जिन पदों पे विराजमान थे, कम से कम उनकी गरिमा को आप बनाए रखते हैं। मतलब कुछ भी बोलने से पहले सोचे होते हैं कि बलूचिस्तान के संदर्भ में आप इतनी बड़ी बातें क्यों कह दी हैं।
इससे क्या होगा कि दोस्तों जो आज पाकिस्तान की स्थिति आपको पता है, जो तमाम तरह के उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। तमाम तरह की बातें होती हैं कि किस प्रकार से वो तमाम तरह के आतंकवादियों को स्पॉन्सर करता है, हथियार मुहैया कराता है। पर एक तरह से गलत टिप्पणी की वजह से भारत जैसे देश को भी उसी कैटेगरी में खड़ा करने की कोशिश की गई थी इन्हीं मनमोहन सिंह जी के द्वारा। सच तो यह है कि भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर गलतियां कई राजनेताओं ने की है, आज तक गलतियां हो रही हैं, तो इसलिए कि जब राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई सवाल उठता है तो उस पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। पिछले सप्ताह तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मीडिया पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप लगा डाला। मोदी के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना और भी मुश्किल हो गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एक चीज़, जो तवलीन सिंह जी हैं, इनका ज़्यादातर जो झुकाव है कांग्रेस की तरफ होता है, आपको लेख से ही पता चल जाएगा। और ये बीजेपी को ज़्यादातर कटघरे में खड़ा करती हैं, कभी कभार उनके लिए भी स्टैंड लेती हैं। पर आज हमारे देश में जानते हैं क्या होता है, जो मीडिया है वो दोगले चरित्र की हो गई है। एक मीडिया ऐसी है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना भी एफर्ट लगा दें, कितना भी बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दें, परियोजनाएं लागू कर दें, पर वो कभी भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। वो मात्र गलतियां देखती है, और गलती नहीं भी रहेगी तो एक वहाँ पे बड़ा इशू क्रिएट करेगी। उसके बाद दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश करेगी कि भारत जैसा देश किस प्रकार से अस्थिर है, किस प्रकार से यहाँ पे दोयम दर्जे की राजनीति हो रही है, किस प्रकार से यहाँ के जो एक स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ऐसी तमाम तरह की बातें इन्हीं मीडिया के द्वारा प्रचारित की जाती है। तो इससे क्या होगा, वैश्विक स्तर पर जो आपकी साख है वो धूमिल होगी। तो ऐसा करने के लिए कुछ लोग हैं जिन्हें बाहरी जो शत्रु देश हैं उन्हें उन मीडिया को पेड करते हैं कि आप जितना इनकी योजनाओं को, इनकी छवि को ख़राब करेंगे, धूमिल करेंगे, हम आपको पैसा देंगे। ये हकीकत कई बार खुलासे भी हो चुके हैं। इसलिए कि उनके समर्थक मानते हैं कि उनकी तरफ से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। सो आज तक हम नहीं जानते कि पुलवामा में हमारे जवानों को मारने वाले आतंकवादी के पास RDX कहाँ से आया था। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों हमारे देश के अंदर ही, जो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, पाकिस्तान परस्त लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें मैं सच बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी उंगलियां उठा दिए थे कि चुनाव का दौरान था, इस चुनाव के चलते इन्हीं का हाथ होगा। तो इतना बड़ा यदि आप किसी व्यक्ति के ऊपर, इतने प्रतिष्ठित पद पे जो बंदा बैठा है, अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपका स्तर सोचने समझने का क्या हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में केरला जो सबसे शिक्षित राज्यों में आता है। अगर लिटरेसी के बारे में देखा जाए तो केरला जैसा कोई भी राज्य नहीं है भारत का। फिर भी आप देख सकते हैं आए दिन किस प्रकार से वहाँ के जो लड़के हैं, जिस शिक्षा का बात करते हैं दोस्तों, वहाँ पे शिक्षा तो है पर नैतिकता नहीं है। अगर नैतिकता होती तो अपने ही देश के लोग जाके सीरिया में, इराक में धर्म के नाम पर युद्ध नहीं करते, वहाँ के मासूमों को, वहाँ के लोगों को निशाना नहीं बनाते। मतलब आपका धर्म महान है, चलिए महान है, ये साबित करने के लिए आप लाखों लोगों को मौत के घाट उतार देंगे, महिलाओं को खड़े बाज़ार में नीलाम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं समाज में, इसे आप एक्सेप्ट करिए कि कुछ लोगों की वजह से हमारा जो देश है, हमारा समाज कलंकित हो रहा है। इसीलिए अपने धर्म को यदि आपको प्रमोट करना है तो उसके कई सारे नियम हैं। आप लोगों के साथ सहयोग करिए, लोगों के बीच में ये भावना डालिए कि यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम आपको वो सारी चीज़ें देंगे। महिलाओं को सिक्योरिटी की बात आप करिए, महिलाओं की शिक्षा की बात करिए, जन संवाद करिए, लोगों को जोड़िए, भाईचारे का पाठ पढ़ाइए। किसी धर्म को प्रमोट करने का ये माध्यम होता है, ये नहीं कि तलवार उठाया, बंदूक उठाया, और वही है ना, जैसे श्रीलंका में सिलसिलेवार तरीके से बम विस्फोट किया गया था जिसमें निर्दोष लोग मारे गए थे। किया कोई और, भुगता कोई और, ये चल रहा है आजकल वैश्विक स्तर पर। नहीं, हम जानते हैं कि कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा के बावजूद वह आत्मघाती हमलावर हमारे CRPF जवानों को इतने पास पहुँचे कैसे। तो मैं बता दूं, मुंबई में जब ये घटना हुई थी, जब ताज और ओबेरॉय होटल में लोग घुसे थे, पूरी मुंबई को अशांत कर दिए थे, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिए थे, तब ये लोग कैसे आ गए थे। तो दोस्तों जिसको आना हो आएगा,
पर यदि आप अपने देश के लोगों के ऊपर, देश के जवानों के ऊपर अगर आप उंगली उठाएंगे तो गलत है। क्योंकि कुछ लोग गलत हैं, इस चीज़ को हम भी एक्सेप्ट करते हैं, पर उन्हें आइडेंटिफाई करिए ना जो लोग गलत हैं। क्या हुआ था जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार से मजलूम वहाँ के पंडितों को, ब्राह्मणों को मारा गया, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, आधी रात को मस्जिदों से लाउड स्पीकर में कहा कि आप अपने अपने घरों से निकल कर भाग जाएं और बहू बेटियों को छोड़ दें। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं, जिन लोगों के साथ हुई हैं उनसे जाके कभी आप मुखातिब करिए, पूछिए। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं इस्लाम का दुष्प्रचार कर रहा हूँ, इस्लाम को गलत कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों। हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं, पर जो जहाँ गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत रखिए, कुव्वत रखिए। इसीलिए मेरे नज़र में जो धर्म है दोस्तों ने, मैं धर्म का मतलब बस यही समझता हूँ कि जिससे आपका जीवन सार्थक हो सके, जिससे आपके समाज में, देश में खुशियाँ आ सकें, लोगों के बीच अच्छी भावनाएं पैदा हो, वही धर्म का मतलब होता है। और अपने अपने धर्म को मतलब बड़ा बनाने के नशे में एक दूसरे का आप कत्ल न करें, एक दूसरे के आस्था को ठेस न पहुंचाएं। नहीं, हम पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी कश्मीर घाटी में हर दूसरे दिन जिहादी हमले क्यों हो रहे हैं। कांग्रेस के राजनेता आजकल बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री उनके अपने दल के हुआ करते थे तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल करना उतना ही मुश्किल हुआ करता था। अगर हम 26/11 वाले हमले को उदाहरण माने तो ऐसा क्यों है कि इस हमले की पूरी जांच कभी क्यों नहीं हुई। आपको बता दें, अभी तक बीजेपी जितना कार्य की है ना, वो कांग्रेस की कुछ गलतियां थीं जो वो सुधार रही है। क्या आर्टिकल 370 एंड 35 पे जो एबोगेट किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर से, उसके बाद उसे यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी क्षेत्र घोषित किया गया। तो आपको भी तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि क्या ये काम कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती थी, जो 70 साल तक शासन में थी? क्या उसकी जिम्मेदारी ये नहीं बन सकती थी? पर दोस्तों, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐतिहासिक फैसले बदलने के लिए कुछ होता है ना, उस तरह का आपका गौरव होना चाहिए। सबके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं, हम जानते हैं कि आज तक कि हमारे सुरक्षाकर्मी क्यों इतने लाचार दिखे। हमला शुरू होने के बाद दिल्ली से कमांडो टुकड़ी को आने में क्यों 24 घंटे लगे। सोचिए, उस समय कौन था? उस समय आपके यही लोग थे, कांग्रेस थी। ठीक है, तो चलिए, तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इस पर क्या बातें हुई होंगी, इस पर हम ज़्यादा कटाक्ष नहीं करेंगे। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लापरवाही देख सकते हैं, उसी का ये नतीजा है। सच तो यह है कि चूंकि सवाल पूछे ही नहीं गए थे, हमारे महानगर आज भी उतने ही असुरक्षित हैं जितना मुंबई था 2008 में। पाकिस्तान हमसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर और गरीब देश है, सो युद्ध करता है जिहादी आतंकवाद का भेष धरकर। आज तक हम इस अघोषित युद्ध को नहीं रोक पाए, क्यों? चीन हमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है आर्थिक और सैनिक तौर पर। सो पिछले सप्ताह जिस दिन हमारी सरकार ने कहा था कि गलवान घाटी में बातचीत करने पर राजी हो गया है, चीन उसी दिन चीनी सैनिकों की कई नई टुकड़ियां एलएसी के इस पार आती दिखी, सैटेलाइट से खींची तस्वीरों में। क्या हमको सवाल नहीं पूछने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे वहां चीन ने अपने तंबू गाड़ दिए हैं और पूरा का पूरा शिविर दिखाई दे रहा है उन तस्वीरों में जो हर टीवी समाचार चैनल ने दिखाई है। तो देखिए, कई ऐसे सारे मुद्दे होते हैं, उनका जो है कि सोल्यूशन आपसी बिलैटरल डायलॉग के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो सोच समझ कर जो भी रणनीति की जा रही है, जो भी स्टेप लिया जा रहा है, वो हमसे आपसे बहुत ही उम्दा है, वो प्रशिक्षित लोग हैं। यदि आप आर्मी के ऊपर अगर सवाल उठा रहे हैं तो आपकी मानसिकता क्या हो सकती है? भैया हाई क्वालिफाइड होते हैं, हाई एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, सारे आर्ट्स उन्हें पता है, ठीक है, दुनिया के अच्छे से अच्छे वेपन्स वो चला सकते हैं, सोचने समझने की क्षमता हमसे कहीं ज़्यादा होती है, और वो वहाँ पे हैं तो क्या समस्या क्या सिचुएशन है। आप तो वही बात कर रहे हैं जैसे हमारे देश के जो विपक्ष पार्टी है, जिनके शहजादे हैं
शहजादा जी ने जो कहा था कि जो भी बातें हों देश के सामने सार्वजनिक किया जाए। सही बोले आपने, सार्वजनिक करने के बाद पूरी तरह से आप उन्हें दे दें जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं चाइना जैसे देश को। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के तेवर आक्रामक है। इन दिनों हर सवाल का जवाब देते हैं। 1962 की याद कराते हैं कांग्रेस पार्टी को कि उनके दौर में किस तरह चीन ने हमको हराया था और हमारी कितनी सारी ज़मीन हड़प ली थी। कहते हैं आगे कि अब भारत उतना कमज़ोर नहीं क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री हैं और वे जवाहरलाल नेहरू की तरह कमज़ोर नहीं है। जो मोदी की कूटनीति या रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं उनको गद्दार और चीन का एजेंट कहते हैं। सो हम यह भी नहीं पूछ सकते कि आज जो हो रहा है लद्दाख में क्या साबित नहीं करता है कि मोदी की न कूटनीति सफल रही है न रणनीति। ये तो गलत है। क्या आप डोकलाम जैसे मुद्दे को आपने भूल गई क्या मैडम, जो तकरीबन 2-2.5 महीने चला था, ज़्यादा ही चला होगा। उसके बाद विजय हमारी हुई और पूरी दुनिया ने हमारा लोहा माना। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लापरवाही सबने दिखाई है। पिछले सप्ताह मालूम हुआ कि 2005 में जब सोनिया गांधी अघोषित प्रधानमंत्री थी, उनके राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार ने $3 लाख दान किए थे। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने चीन की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती दिखाई। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं था? तो सोचिए, हमारे देश की जो पार्टी रूलिंग में थी, जो हमारे देश को संचालित कर रही थी, उसने चाइना जैसे देश से आखिर किस आधार पर राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत उसने इतना पैसा ले लिया। सोचिए, चाइना जैसा देश यही तो करता है, प्रोत्साहन राशि आपके अकाउंट में डाल देगा, उसके बाद तमाम ऐसे जो उसकी मंशा होती है, जो आपके देश में वो करना चाहता है, वो स्वीकृति आपसे ले लेता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।